लाओपकर्मा कहता है कि जब भी कोई काम हम सच्ची लगन और ईमानदारी से करते हैं तो उस काम के लिए पूरी कायनात हमारा साथ देती है। और दोस्तों, ये चाहे आप आजमा लेना, अगर आप कोई भी काम सच्ची लगन से और ईमानदारी से करते हैं तो आपको उस काम में पूरी कायनात यानी हमारी प्रकृति, हमारा भगवान जिसे कहते हैं, वो हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, मेहनत से नहीं घबराना है, आपको सच्ची लगन और ईमानदारी से अपनी मंजिल को पाने के लिए लग जाओ, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त पवन मेहरा स्वागत करता हूं आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने कुड़िन शासकों, शक शासकों और कुषाण शासकों के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम कुछ और राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन से ये राजवंश हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं योधे वंश के बारे में। योधे वंश के बारे में तो दोस्तों, इन्हें कुनिंदों का समकालीन कहा जाता है कि जिस समय कुनिंदों का शासन चल रहा था तो कुछ स्थान पर, खासकर जौनसार बावर में इनका भी शासन चल रहा था। तो अगर इनकी बात करें हम, इनकी मुद्राएं यानी स्रोत अगर बात करते हैं हम तो कहाँ से मिला है, तो इनकी मुद्राएं मिली है दोस्तों जौनसार बावर, जो कि देहरादून क्षेत्र में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों कालो डांडा या कालो का डांडा, जिसे लैंसडाउन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से इनकी मुद्राएं मिली है, योद्धों की मुद्राएं मिली है। तो कहा जाता है दोस्तों, जो कुषाण थे उनके पतन में इन्हीं योद्धों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इनका बहुत ही बड़ा हाथ था, यानी बहुत ही बड़ा इन्होंने जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वो योद्धों ने निभाई थी कुषाणों के पतन में। अब बात करते हैं दोस्तों इनके सिक्के के बारे में। तो इनके सिक्के दोस्तों द्वि व त्रिमुद्रा लेख के रूप में मिले हैं। द्वि व त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के मिले हैं इनके। तो दोस्तों, इन मुद्राओं पे शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है। कार्तिकेय जो भगवान शिव के बड़े पुत्र थे, तो इनके शूलधारी रूप में कार्तिकेय का चित्र मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों युगसेल का गोत्रीय वंश। तो युगसेल का गोत्रीय वंश, तो जो दोस्तों युगसेल का गोत्रीय वंश है, तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें मिलती है, इसका जो कालसी के आसपास का क्षेत्र है, कालसी के आसपास का क्षेत्र है, इसे कलकुट भी कहा जाता है कालसी को। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र था, तो इनका वहाँ पे राज था। और जो इसके बात करें हम सबसे प्रतापी राजा, तो इसका दोस्तों सबसे प्रतापी राजा था शीलवर्मन, जो कहाँ से है, जगतग्राम जो कि बाड़वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे बाड़वाला से इसके क्या मिली है, यज्ञ वेदिका भी मिली है, जो कि हमने पिछले पार्ट में भी आपको पढ़ाया था। दोस्तों, शीलवर्मन से संबंधित अभी हाल ही में ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्थान शीलवर्मन से संबंधित है, तो वो था जगतग्राम, ये बोल सकते हैं बाड़वाला यज्ञ वेदिका। तो दोस्तों, इस यहाँ से जो जानकारी मिलती है, हम यहाँ से बाड़वाला से ये भी जानकारी मिलती है कि जो यमुना तट है, क्योंकि जो बाड़वाला है वो बिल्कुल यमुना के किनारे बसा है, तो इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। तो शीलवर्मन ने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। अब बात करते हैं दोस्तों कृतपुर राज्य के बारे में। तो कृतपुर राज्य की अगर बात करें हम दोस्तों, जो उत्तराखंड है, हिमाचल है और रुहेलखंड, उत्तराखंड, हिमाचल और रुहेलखंड का जो उत्तरी भाग है, तो रुहेलखंड वाला जो क्षेत्र है हमारा उत्तरी भाग, तो दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल और रुहेलखंड का उत्तरी भाग मिलाकर एक कृतपुर राज्य कहलाता था। और दोस्तों, यदि हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है जो कृतपुर राज्य था ये गुप्त साम्राज्य के अधीन था, गुप्त साम्राज्य के अंडर था या अधीन था। उन्होंने राजधानी की बात करें दोस्तों, इस कृतपुर राज्य की राजधानी तो वो थी कार्तिकेयपुर, इस राज्य की राजधानी थी। अगर बात करें दोस्तों कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो कृतपुर राज्य था, यहाँ पे कुनिंदों का शासन था। तो यहाँ पे किसका शासन था, कुनिंदों का शासन था। तो दोस्तों, यदि हम बात करें स्कंदगुप्त के समय जब हूणों का आक्रमण हुआ था, तो इस कृतपुर राज्य पर भी हूणों का आक्रमण हुआ था। और दोस्तों, यदि बात करें हम राहुल सांकृत्यायन की, तो ये कहते हैं कि जो हूण राजा थे तोरमान व मिहिरकुल,
के अधीन जो था हिमालय का कुछ भाग था। तो इन जो हूण राजा थे तोरमन और मीरपुल, तो कुछ हिमालय का भाग इनके अधीन रहा था। तो ये राहुल सांकृत्यायन बताते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों यदुवंश के बारे में। तो यदुवंश के बारे में अगर बात करें दोस्तों, कहाँ से जानकारी मिलती है? तो हमने इससे पहले पढ़ा था लाखा मंडल में, जो क्या है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है। अगर दोस्तों हम राजकुमारी ईश्वरा की बात करें तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो राजकुमारी ईश्वरा थी वो राजा भास्कर वर्मन की बेटी थी और जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। अब बात करते हैं दोस्तों, तो क्या स्रोत है यदुवंश का, यानी यादववंश? तो ईश्वरा का अभिलेख जो कि लाखा मंडल में है। तो इस अभिलेख से ये भी जानकारी मिलती है दोस्तों, तो इसकी 11 पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया और जिसमें 12 राजा ने राज किया। तो 11 पीढ़ियाँ रही हैं और 12 राजा यानी शासकों ने राज किया। और दोस्तों अगर शासन की बात करें, जो जानकारी मिलती है, तो 6 से 7वीं सदी है, जो 6 से 7वीं सदी के आसपास इन यदुओं का यहाँ पे शासन था। और अगर बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक सैन वर्मन, तो इनके संस्थापक थे सैन वर्मन। और बात करें दोस्तों जो यमुना पार के क्षेत्र था, जो यमुना पार का क्षेत्र था, तो उन यदुओं की जो राजधानी थी वो थी सिंहपुर। यमुना पार क्षेत्र के यदुओं की राजधानी थी सिंहपुर। और दोस्तों इसी लाखा मंडल में जो राजकुमारी ईश्वरा थी, उन्होंने एक शिव का मंदिर बनाया था। उन्होंने एक शिव के मंदिर का निर्माण किया था। अगर ये पूछा जाता है कि लाखा मंडल में शिव मंदिर का निर्माण किसने करा, तो राजकुमारी ईश्वरा ने। अब बात करते हैं दोस्तों नागवंश के बारे में। तो नागवंश की जो जानकारी मिलती है, जो स्रोत है इनके, तो वो मिलता है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। तो जो दोस्तों गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, वहाँ से हमें नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों इन त्रिशूल लेख से ये भी जानकारी मिलती है कि इन पे 4 राजाओं के नाम लिखे हैं। 4 राजाओं के नाम लिखे हैं, जिनका नाम है स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग, अंशुनाग। स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग और अंशुनाग। तो इन 4 राजाओं के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। और अगर इस त्रिशूल लेख की दोस्तों लिपि की बात करें, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ 6वीं सदी के आसपास, तो 6वीं सदी के आसपास क्या हुआ था, जो ये कीर्तपुर राज्य था, अभी हमने पढ़ा है, तो इस कीर्तपुर राज्य पर इन नागों का कब्जा हो गया था। तो इन्होंने वहाँ पे शासन किया। अब बात करते हैं दोस्तों इस वंश का, नागवंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है, नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, वो था गणपति नाग। और दोस्तों अगर बात करें हम यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय, तो दोस्तों यदुओं का जो अस्तित्व मिटाया था, तो इसी गणपति नाग ने मिटाया था। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका थी, तो इसी गणपति नाग की भूमिका थी। और दोस्तों बागेश्वर का जो बैरीनाग या बीनाग मंदिर है, तो वहाँ से भी हमें ये पुष्टि होती है कि यहाँ पे नागों का आधिपत्य था। अब बात करते हैं हम दोस्तों मोखरी वंश के बारे में। तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती इन वंशों के बारे में, फिर भी थोड़ी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अगर मोखरी वंश के बारे में बात करें हम, तो नागों का अस्तित्व इन्हीं मोखरियों ने मिटाया था। तो नागों के बाद जो मोखरियों ने कुछ राज किया यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो अंतिम शासक रहा है, वो रहा ग्रह वर्मा। और दोस्तों जब इसकी हत्या हुई थी ग्रह वर्मा की, तो जो इसके बहन हुए थे हर्षवर्धन, तो ये राज्य जो किसके अधीन चला गया था, हर्षवर्धन के अधीन। तो ये जो राज्य था ये हर्षवर्धन के अधीन चला गया था। अब बात करते हैं दोस्तों हर्षवर्धन तो अधीन चला गया। दोस्तों यहाँ पे किसी ने वैसे शासन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये अधीन था किसके, हर्षवर्धन के अधीन चला गया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। तो हर्षवर्धन के बारे में अगर बात करें तो बाणभट्ट के बारे में बात करें तो बाणभट्ट जो कि क्या थे, हर्षवर्धन के राज्य के प्रसिद्ध कवि थे बाणभट्ट। तो इन्होंने दोस्तों एक हर्षचरित पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन के राज्य से संबंधित थी। तो दोस्तों इस पुस्तक से उत्तराखंड आने वालों का वर्णन भी मिलता है। तो इस पुस्तक में उत्तराखंड में कौन कौन आया ये भी वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों ह्वेनसांग। तो इसी दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में, जब भारत में हर्षवर्धन का शासन था, तो ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, वो क्या आया था, भारत आया था। तो दोस्तों इसी हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग हमारे उत्तराखंड में आया था, यानी कि ब्रह्मपुर क्षेत्र में आया था। तो इसी ब्रह्मपुर को दोस्तों इसने पोलो हिमोपुलो कहा। तो हमारे जो उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा गया और इसका नाम क्या कहा गया, पोलो हिमोपुलो कहा गया है। और दोस्तों
ह्वेनसांग यहाँ पे 5 बौद्ध विहार होने का जिक्र भी करता है, क्योंकि ब्रह्मपुर में यानी पोलो हिमोपोलो में जो ये नाम बताता है, यानी ब्रह्मपुर में दोस्तों 5 बौद्ध विहार की ये जानकारी देता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में 5 बौद्ध विहार थे। और दोस्तों बात करें गंगा, तो गंगा को ये महाभद्रा नाम देता है। तो गंगा को इसने महाभद्रा कहा है, इसने ह्वेनसांग ने। और दोस्तों अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार को कहा इसने मोयुलो, हरिद्वार को कहा है मोयुलो। इसका क्षेत्रफल इसने 20 ली बताया है, इसका क्षेत्रफल 20 ली बताया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप सिंपली लॉजिक में याद रख सकते हो, हे हर्षवर्धन, यानी आप पुकार रहे हो हर्षवर्धन को, हे हर्षवर्धन, तो हे से दोस्तों ह्वेनसांग हो गया, हर्षवर्धन से हर्षवर्धन हो गया। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड के कुछ राजवंशों के बारे में जानकारी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर ले। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि आपको हमारे डेली अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।